आप सभी को नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ क्लास 12th हिंदी और दूसरा चैप्टर है आलोक धनवा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे पहले आलोक धनवा लेखक के बारे में। तो ये देखिए आप लोग, इनका आलोक धनवा का जन्म वर्ष क्या था? 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि पूरा मैं जीवन परिचय नहीं पढ़ूँगी और आप इसको अपनी किताब से खुद ही पढ़ लेना। जो महत्वपूर्ण है इनके जीवन के बारे में वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो आलोक धनवा जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार में 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और आज आलोक धनवा का लिखा हुआ हम पढ़ेंगे पतंग। इनकी कविता है पतंग, वो पतंग आज हम लोग पढ़ेंगे पतंग के बारे में। तो इनकी पहली कविता जनता का आदमी, इनकी पहली कविता क्या है? जनता का आदमी है। और ये कब लिखा गया था? वर्ष 1972 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ठीक है, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, फिर उन्हें प्रसिद्धि मिली किसमें? दुनिया रोज़ बनती है, प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, फिर दुनिया रोज़ बनती है उनका एकमात्र संग्रह है। दुनिया रोज़ बनती है वो एकमात्र संग्रह था उन्हें। ठीक है, फिर उन्हें राहुल सम्मान मिला, राहुल सम्मान मिला उन्हें, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान। ठीक है, फिर बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, फिर पहल सम्मान आदि उनको प्राप्त हुए। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी कविता के 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता इन्होंने अर्जित किया था। ठीक है, ये दिया गया है ना, गिनी चुनी अपार लोकप्रियता इन्होंने अर्जित किया था। अब सन 1972-1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है। ठीक है, बिना देखे वर्ष 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद इन्होंने उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह वर्ष 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पहले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो सक्रिय थे। ठीक है, कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। अब आगे जो हम आज पढ़ेंगे, आपके बुक में भी सार है, ये मैं पढ़ दे रही हूँ। तो आरोह, बुक का नाम आपके आरोह है, पता ही है। इसमें दिया गया है ना, पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ठीक है, बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों से ओत प्रोत पतंग कविता है, इसका नाम है। ठीक है, और कवि आलोक धनवा की एक लंबी कविता का अंश है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कवि ने बताया है कि पतंग बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना है। पतंग क्या है? बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना है। आसमान में ऊंची उड़ती पतंगे जो है वो देख करके बाल मन को आकर्षित करती है, साथ ही उन्हें ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित भी करती है। बच्चे केवल ऊंचाइयों की सीमाओं को छूना ही नहीं चाहते, वरन उनके पार भी जाना चाहते हैं। वो जो है उनके पार भी जाना चाहते हैं। ठीक है, पतंग उड़ाना हर बच्चे का सपना होता है। बच्चे गिरते हैं, गिरकर उठते हैं, उठकर संभलते हैं और फिर नई पतंग और उमंग के साथ मैदान में डटकर खड़े हो जाते हैं। यही जिजीविषा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यही इच्छा जो है उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, अब कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। ठीक है, वो हर बार नई पतंगों के सबसे ऊंचे उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं?
ये जो मैं कविता पढ़ूंगी वो कविता का सार था, और कविता में भी यही कविता की व्याख्या भी है। ठीक है, तो अब मैं कविता पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा कैसा था? खरगोश की आंखों जैसा लाल था। कभी कह रहा भादो मतलब क्या हुआ? भादो ये 12 महीनों के हिंदी में नाम है। ठीक है, भादो मतलब तेज बारिश होने वाला मास, महीना। ठीक है, तेज बारिश होने वाला महीना। भादो मास कैसा है? अंधेरा है, अंधियारी रात है। ठीक है, और शरद, शरद मतलब क्या है? शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद मतलब शरद ऋतु से हेमंत बसंत है ना ऋतुओं के नाम, तो ये शरद ऋतु। ठीक है, झुंड, झुंड मतलब समूह, यहाँ झुंड दिया है ना, तो झुंड मतलब समूह है। फिर अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ठीक है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ठीक है, तो ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ झुंड मतलब इशारा मैंने समूह बताया था, इशारा मतलब संकेत है, किलकारी मतलब खुशी से चहकना या चिल्लाना। ठीक है, और नाजुक मतलब कोमल, मुलायम मतलब मुलायम है, आपको पता ही है। अब इसके अर्थ मैं बताती हूँ। आलोक धनवा के कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है कि पतंग शीर्षक कविता से ये ली गई है। ये कहाँ से ली गई है? पतंग शीर्षक कविता से ली गई है। तो आगे हम इसका आपको व्याख्या बताएंगे। कभी वर्षा के बाद की शरदकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की खुशी, उमंग, आशा, बाल सुलभ बच्चों के मन की चेष्टाओं एवं साहसिक कर्म का कृत्यों का वर्णन करता है। ठीक है, अब क्या बताते हैं इसमें? आलोक धनवा जी कह रहे हैं कि भादो महीने की तेज बौछारें वाली, भादो महीने की तेज बौछारें वाली वर्षा का मौसम बीत गया। मौसम कैसा? मौसम बीत गया। ठीक है, अब खरगोश की आंखों जैसी, अब खरगोश की आंखों जैसा लाल, लाल सवेरा कैसा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल। ठीक है, सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है, सुंदर शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। ठीक है, ऐसे मनमोहक शारदीय सुप्रभात ने ही बच्चों को बुलावा भेजा है। ऐसे मनमोहक शारदीय सुप्रभात ने ही बच्चों को बुलावा भेजा है। शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। शरद की तुलना किससे की गई है? साइकिल, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद की तुलना नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है लेखक। चमकीली साइकिल चलाते एवं उसकी घंटियाँ बजाते हुए शरद ऋतु की यह सुबह अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही है। किसको बुला रही है? चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही है। ठीक है, इसने आकाश को और मुलायम बना दिया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हैं, क्या है? इसने आकाश को मुलायम बना दिया, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ हो जाता है। आप लोग भी देखते हैं, आजकल तो बरसात का मौसम है। ठीक है, मौसम कैसा हो जाता? साफ हो जाता बारिश होने के बाद, और हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि पतंग अच्छी तरह उड़ सके। उसके उड़ने के लिए अनुकूल परिवेश निर्मित हो गया है, क्योंकि मौसम साफ हो गया है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। ठीक है, अब आगे है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। बच्चे चाहते हैं कि दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना और इसके माध्यम से स्वयं उड़ना। वस्तुतः पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं की प्रतीक है। ठीक है,
बच्चे खुद चाहते हैं कि जैसे पतंग उड़ रहा है वैसे मैं भी इस दुनिया में उड़ूं, खुशी मनाऊं। ठीक है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो अंदर की इच्छा है वो जागृत हो रही है। ठीक है, अब कभी कहता है कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े और शुरू हो उनके उमंग भरे मन की किलकारियाँ एवं सीटियाँ। जितने ऊपर जाती बच्चे उतने ही खुश होते हैं। इसके साथ ही कभी तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात भी करता है। अब इसमें तितलियां हैं ना, तो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया शुरू हो सके सीटियों किलकारियों। अब जैसे आप लोग भी कोई खेल खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो जब जीत जाते हैं या खूब ऊंचाई पे उड़ने लगती है आपकी पतंग, या खूब ऊंचाई पे आपका झूला जाता है, जब आप झूलते हैं तो आपके मुंह से ना खूब किलकारियाँ निकलती है, खूब आवाज़ें निकलती हैं, सीटियाँ निकलती, वाह क्या नज़ारा है ऊपर का, या कितने खुश होते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे लेखक कह रहा है कि तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात भी करता है। वास्तव में सभी बच्चों के कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के बिंब है, प्रतिनिधि। ये क्या है? इच्छाओं के प्रतिनिधि बिंब है। ठीक है, तो आगे जो है मैं बताती हूँ आपको। इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, आपको पता ही है। प्रतीकों एवं बिंबों के कारण कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। भादों के बाद प्रकृति में शरद ऋतु के आगमन का वर्णन करके कवि ने प्राकृतिक ऋतु परिवर्तन को रेखांकित किया है। यहाँ प्रकृति के मानवीकरण के कारण मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ प्रकृति के कारण यहाँ जो होगा वो मानवीय अलंकार होगा इस कविता में। ठीक है, और कुछ शब्दों में भी। और कविता में बिंब योजना अत्यंत, जैसे शरद ऋतु के सवेरे की लालिमा के लिए खरगोश की आंखों जैसा लाल, पुलों को पार करते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। इसमें क्या है? आदि बिंब नवीन एवं अत्यंत आकर्षक शब्द हैं इसमें, और इसमें भी अलंकार है तो मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में यहाँ उपमा दिया जा रहा है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में। यहाँ कौन अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार होगा क्योंकि यहाँ उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, अब है जैसे लाल पुलों को, यहाँ दिया ना, जैसे लाल पुलों को पार करते हुए, तथा यहाँ फिर दूसरा देखो, जोर जोर में क्या है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यहाँ जो जोर जोर शब्द है ये पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरी कविता में चलती हूँ, दूसरी कविता पर। अब यहाँ देखो, जैसे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर, लचीले वेग से अक्सर। अब कपास मतलब यहाँ क्या है बच्चों? कोमल एवं नरम अनुभूति तथा लचीले शरीर के लिए ये प्रयुक्त किया गया है। कपास क्या है? वो कोमल भी है, नरम भी है, और उसको पकड़ करके आपको एहसास भी हो रहा है, और वो लचीला भी है। ठीक है, तो वो कैसा है? शरीर के लिए प्रयुक्त हो रहा है। बेसुध मतलब मस्त, क्योंकि हमारा शरीर भी ऐसे ही है, और बेसुध मतलब मस्त है, तल्लीन, एकदम मस्त हो जाना उसी में। ठीक है, बेसुध मतलब मस्त तल्लीन। मृदंग मतलब मीठी आवाज़ वाला ढोल जैसा वाद्य यंत्र होता है। मृदंग मतलब मीठी ध्वनि वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, अब पेंग भरना, पेंग भरना आप जानते होंगे, गाँव में पहले बांस के जो है झूले पड़ते थे, तो उस पे बीच में लोग झूलने वाले बैठते थे, किनारे किनारे लोग पेंग मारते थे, मतलब उस झूले को और तेज उड़ने के लिए थोड़ा सा वहाँ से जो जोर लगाते थे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेंग भरना, मतलब झूले झूलना। बेग मतलब क्या है? गति। बेग मतलब क्या है? गति। अब आगे हम देखते हैं, इसमें भी बच्चों के कोमल एवं उल्लासित मन तथा उनके शरीर में व्याप्त अक्षय ऊर्जा एवं उत्साह को रेखांकित किया गया है। बच्चे को जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं एवं लचीला शरीर लेकर आते हैं।
कवि बता रहा है कि बच्चे जो है जन्म से ही अपने अंदर कैसा मुलायम, कैसा कोमलपन रहता है, कपास जैसे रहता है, ठीक है। और उनका शरीर कैसा, कपास जैसे लचीला होता है। न केवल उनकी भावनाएं श्वेत यानी स्वच्छ, उनकी भावनाएं जो पवित्र होती हैं, उनकी भावनाएं ही पवित्र नहीं होती, पवित्र एवं वो श्वेत यानी स्वच्छ होते हैं और पवित्र एवं कोमल भी होते हैं, और आत्मा से भी पवित्र होते हैं, शरीर से पवित्र होते हैं और कोमल भी होते हैं। बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है, बल्कि जो उनकी शारीरिक सक्रियता है वो भी देखते ही बनती है, ठीक है। उनके अंदर जो जोश होता है वो सभी के अंदर नहीं होता, जो बच्चों के अंदर होता है। उनके बेचैन चंचल पैरों को तो थमने या रुकने की सुध ही नहीं रहती। बच्चे चाहे जितना खेलें वो थकते ही नहीं कभी। अगर थोड़ी देर थक भी गए, बैठ गए, फिर कोई इनको नई चीज़ खेलने की मिल जाती है तो फिर दौड़ जाते हैं, खेलने लगते हैं, क्योंकि वो तो थमने और रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, ठीक है। अब वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, है ना। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, वे हर समय भागते दौड़ते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, जीवंत रहते हैं। वे कठोर पत्थरों एवं सतहों वाली छतों को भी मुलायम बना देते हैं। जो पत्थर जैसा छत है, घर है, उसको भी वो मुलायम बना देते हैं। मतलब ऐसा खेलते हैं जैसे लगता है कि ये ठोस है ही नहीं, मुलायम है, थकने का नाम नहीं लेते, ठीक है। उनके अंदर खुशी, उमंग इतनी ज़्यादा उत्कट जो है रहता है उनके अंदर, इतनी उत्कंठा होती है उनके अंदर कि धुनें इतनी तीव्र एवं सक्रियता इतनी बलवती होती है। वो ऐसे खेलते भी हैं, हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है, मुंह भी चलता है, ठीक है। और बहुत ही सक्रिय होते हैं और बहुत उनके पास ताकत भी होता है, ठीक है। अब सभी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ है ना, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, सभी दिशाएं उनकी सक्रियता के ताल से मृदंग की तरह बजती दिखाई देती हैं। सारी दिशाएं उनको लगता है वो डांस कर रहे हैं, और सारी दिशाएं उनके डांस करने में, उनके खुशी में एक मीठी ध्वनि वो बजा रही हैं, ठीक है। वो बज रहा है, ठीक, बजती दिखाई देती है। कभी कहता है कि बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की बात झंकृत और कंपायमान कर देते हैं। कोमल एवं लचीला शरीर लिए हुए ये बच्चे जब दौड़ते हैं तो कभी को उनका दौड़ना झूले के पेंगे की भांत तथा डाल के लोचदार लहराव की तरह प्रतीत होती है। डाल की लोचदार लहराव की तरह प्रतीत होती है, ठीक है। अब जो है, अब इसमें डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर ये बता रहे हैं ना कि मृदंग की बात झंकृत और कंपायमान कर देते हैं। कोमल एवं लचीला शरीर लिए हुए बच्चे जब दौड़ते हैं तो कभी को उनका दौड़ना झूले की पेंग की भांत तथा डाल के लोचदार लहराव की तरह प्रतीत होता है, ठीक है। वस्तुतः कभी यहाँ बच्चों की कम उम्र और उसके अनुरूप उनमें उपस्थिति शारीरिक लोच की ओर संकेत करता है, ठीक है। ये शारीरिक जो है लोच की तरह वो संकेत करता है, ठीक है। अब आगे है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, ठीक है। अब यहाँ जो है, महज मतलब सिर्फ, केवल, रंध्र मतलब छिद्र, शरीर के रोएं, रंध्र मतलब क्या है, शरीर के रोएं, ठीक है। अब महज मतलब केवल, ये पता ही है, रोमांचित मतलब पुलकित है, ठीक। आगे है, अब लेखक कह रहा है कि बच्चे अपनी धुन में पतंग की तरह क्या करते हैं, बच्चे अपनी धुन में पतंग उड़ाते उड़ाते जब कभी छतों के किनारे या मुंडेरों तक आ जाते हैं, मतलब छत की बाउंड्री पे जब आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके उल्लसित, छतों के खतरनाक किनारों ना मुंडेरी बोलते हैं, ठीक है, जो बाउंड्री बनती है छत पे गिरने से बचाता है लोगों को, तो उनके उल्लासित एवं रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। मुंडेरी क्योंकि इतने खुश होते हैं खेल को लेकर के, ठीक है, उन्हें गिरने से वो बाउंड्री बचाता है। और ऊंची
उड़ती पतंग की डोरी के सहारे की बात कहकर यह बताना चाहते हैं कि अत्यंत एकाग्र एवं तल्लीन भाव से बच्चे पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं। कभी बच्चा अगर पतंग उड़ा रहा है तो आप देखिए उसको अगल बगल की कोई भी चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती, महज उसको सिर्फ पतंग दिखाई देता है और पतंग की डोर दिखाई देता है। सारी तल्लीनता से एकाग्र भाव से उस पतंग उड़ाने में लगा हुआ है बच्चा, ठीक है। और उड़ती पतंग के साथ साथ उनकी मन की बाल कल्पनाएं भी ऊंची उड़ान भर रही हैं। बच्चा पतंग उड़ा रहा है और ये सोच भी रहा है कि ऐसे हम भी काश उड़ते, ऊंची उड़ान भरते, ठीक है। तो ऊंची धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती महज एक कैसे धागे के सहारे। अब कल्पना कवि ने बच्चों को कल्पना प्रवण जो है मानसिकता को उपरोक्त बिंबों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश किया है। यहाँ पर बच्चे अपने रोमांचित शरीर की अदृश्य लय के कारण बचे रहते हैं। दिल धड़काने वाली ऊंचाइयों पर उड़ती पतंगें मानो अपनी डोर से इन बच्चे को थामे संभाले रहती है। जो इतनी ऊंची पतंग उड़ रही है, लग रहा है कि बच्चों को वो पतंग संभाल के रखी है, ठीक है। अब यहाँ है इस समय उनका सारा ध्यान किस पर है, बच्चों का सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे है। उसकी उड़ान वहाँ ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो, ठीक है। अब यहाँ जो है बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया गया है और मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें जैसे हिंदी के साथ साथ प्रचलित उर्दू शब्द है ना, जैसे बेचैन, नरम, महज, खतरनाक आदि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब इसमें है उपमाओं एवं बिंबों की नवीन योजनाएं हैं। रोमांचित शरीर का संगीत आदि एकदम नए और प्रभाव पादक बिंब प्रयुक्त हुए हैं इसमें, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, कवि कह रहा है कि बच्चों के साहसिक, अदम्य एवं महत्वाकांक्षी मनोवृत्तियों को कवि रेखांकित करना चाहता है, बताना चाहता है कि यदि पतंग उड़ाते हुए बच्चों छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और गिरने के बाद बच जाते हैं, यहाँ दिया ना, बच जाते हैं गिरने के बाद, तो उनकी निर्भीकता और अधिक बढ़ जाती है। अगर वो एक बार गिर गए और बच गए तो और निडर हो जाते हैं, उनको डर नहीं रहता कि क्योंकि एक बार वो आजमा चुके हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। और वे और भी अधिक निडर होकर स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के सम्मुख आते हैं। सूर्य की रोशनी के समान जो सोने जैसा है सम्मुख आते हैं तथा उनकी अनवरत चपल गति का अनुसरण करते हैं। उनकी और भी निडर होकर सूरज के सामने आते, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास, ठीक है। तो चपल गति का अनुसरण करते हुए पृथ्वी और भी तेजी से उनके पास चली जाती है। वस्तुतः कवि यह कहना चाहता है कि बच्चे अपनी अवस्था में जिस नवीन अक्षय ऊर्जा, आत्मविश्वास एवं संयम से भरे रहते हैं वही उन्हें भावी युग परिवर्तन का संवाहक बनाते हैं। भावी युग परिवर्तन का संवाहक बनाते, वास्तव में वे इस धरती पर नई चेतना के प्रस्तुतकर्ता बनकर जन्मते और बढ़ते हैं, पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। वे ही आगे चलकर सामाजिक अभ्युदय के कर्णधारों की भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। वही बच्चा आगे चल कर के नाम रोशन करता है, वही बच्चा समाज में कुछ काम करता है, ठीक है। तो इसमें है, वही है, भाषा साहित्यिक है, खड़ी बोली है, ठीक है। अब यहाँ दिया है बच्चों को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया जो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने से प्रदर्शित हुआ है, ठीक है। अब सुनहले सूरज में अनुप्रास पृथ्वी आती है, सुनहले सूरज में क्या अनुप्रास अलंकार है, पृथ्वी आती है में क्या मानवीकरण अलंकार है, गिरकर बच जाने में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। विरोधाभास में जो है गिरकर बच जाने में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब तो मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा इस कविता की व्याख्या।
अब हम प्रश्न अभ्यास के बारे में बात करेंगे कविता के साथ। अब कविता के साथ में क्या है, सबसे तेज बौछारें। यहाँ ना पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो अपने शब्दों में वर्णन क्या करेंगे हम, अपने शब्दों में वर्णन आपको करना होगा। आप ध्यान से सुनिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। एक मौसम आता है तो दूसरा जाता है, ठीक है। जैसे ठंड आती है, फिर ठंड जाती है तो फिर गर्मी आती है, फिर गर्मी जाती है तो बरसात आता है, बरसात जाता है तो फिर ठंड आती है। तो ये क्या है, ये प्रकृति का परिवर्तन का नियम है, ठीक है। तो दूसरा, भादों वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। भादों महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस मास में बहुत वर्षा होती है भादों महीने में, ठीक है। हमेशा बादल घिरे रहते हैं, अतः अंधकार का साम्राज्य रहता है, मतलब अंधकार का राज्य रहता है पूरे भादों महीने में, मास में। वर्षा की झड़ी लगी रहती है, बारिश भी होता रहता है, कभी भी किधर से भी आ जाती है बारिश। और वर्षा की ऋतु बीत गई है, ठीक है। अब वर्षा की ऋतु बीत गई, उसके बाद देखिए बरसात के बाद समस्त वातावरण स्वच्छ हो जाता है। आप देखेंगे बहुत से पेड़ पौधे के पत्ते दिखाई नहीं पड़ते कि किस कलर में है, धूल मिट्टी जमा रहती है, ठीक है। और जब बरसात हो जाती है तो सारे पेड़ पौधे चमकने लगते हैं, पूरे हरे भरे हो जाते हैं, एकदम चारों तरफ स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे बाहर भी आप देख लो तो जो ज़मीन कितनी गंदी पड़ी रहती है, लेकिन लगातार जब बारिश होती रहती है तो साफ़ भी हो जाता है, पेड़ पौधे सब साफ़ हो जाते हैं, छत मुड़ेर भी सब साफ़ हो जाती है, ठीक है। तो समस्त वातावरण कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। पर्यावरण पर जो ये पेड़ पौधे हैं, प्रदूषण जो है, प्रदूषण भी कम हो जाता है, क्योंकि ये धूल धक्कड़ गंदगी सब धुल जाती है तो प्रदूषण कम हो जाता है, ठीक है। धूल मिट्टी नहीं उड़ती, धूल मिट्टी भी सब धुल जाती है। आसमान साफ हो जाता है। ऋतु बदलने के कारण अब बादल नहीं घिरते, ऋतु बदल गया है तो इसलिए अब बादल नहीं घिरते। आसमान साफ हो जाता है, ऋतु बदलने के कारण अब बादल नहीं घिरते। अंधकार के स्थान पर अब सब और प्रकाश फैला रहता है, सब और उजाला हो गया। इस स्वच्छ आसमान में जब सवेरे सूरज आता है तो आसमान पर लालिमा छा जाती है, मतलब बादल इतना साफ रहता है कि सूरज की लालिमा दिखाई देने लगती है। और वर्षा की समाप्ति के बाद चमकीले आकाश की लाली कवि को कैसा लग रहा है, खरगोश की आंखें याद दिला जाती है। खरगोश की आंखों जैसे लाल लाल सूरज की लालिमा दिखाई दे रही है, यही आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। अब इसका आंसर है, सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ क्या होगा, अतिशयोक्त अलंकार के अंतर्गत आता है ये सब, ठीक है। वास्तव में पतंग का निर्माण इन्हीं चीज़ों से होता है। हल्की इसलिए कि उड़ने वाली कोई भी वस्तु इससे अधिक पतली नहीं होती। उड़ने वाली कोई भी वस्तु पतंग से पतली नहीं होती है, ठीक है। सबसे रंगीन इसलिए कि इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं और पतंग कई रंगों की होती है। सबसे पतला कागज़ इसलिए कि बूंद पड़ते या कागज़ फट जाता है। सबसे पतली कमानी इसलिए क्योंकि बांस की पतली छाल से पतंग की पतली कमानी बनती है। वो पतली छाल बोल रहे हैं ना, जिसमें वो कागज़ को फंसा करके पतंग बनाया जाता है, ठीक है। यही पतलापन आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है, क्योंकि हल्का है इसीलिए वो उड़ता है। इन विशेषणों का प्रयोग पाठकों के मन में, पढ़ने वालों के मन में पतंग की विशिष्टता को दर्शाने के लिए किया गया है। पतंग की जो खूबी है उसको दर्शाने के लिए यहाँ बताया गया, जिससे वे आकर्षित हों, ठीक है। अब अगला है, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादों गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। वैसे मैं इसके अर्थ को तो सब आपको बता दी थी, लेकिन फिर मैं दोबारा बता दूंगी आपको कि आप जिससे गलती ना करें, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए।
तीसरे प्रश्न का आंसर इसमें है, इस अंश में कवि ने स्थिर व गतिशील दृश्य बिंबों को उकेरा है। जैसे तेज बौछारे गतिशील दृश्य बिंब है, तेज बौछारे मतलब गतिशील, इसमें दृश्य मतलब देखना, इसकी छटा है, ठीक है। सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब है, रोज सुबह सवेरा होता है। खरगोश की आंखें जैसा लाल, सवेरा, ये भी स्थिर दृश्य बिंब है, ठीक है। तेज चलाते हुए, इसमें घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब है, क्योंकि जब घंटी बजती है तो मेरे कानों को सुनाई देता है। स्पर्श बिंब क्या है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, रुई कैसा था, कपास कैसा था, आकाश जैसे मुलायम था, ठीक है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है, ठीक है। कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास जैसे बच्चों की कोमल भावनाओं तथा उनके शारीरिक लचीलेपन का प्रतीक है। बच्चों की कोमलता, कपास हल्की मुलायम गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं, उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है, उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक होता है, उनकी कोमल भावनाओं और मासूमियत का प्रतीक होता है कपास। समझ में आया। अब यही आंसर 4th क्वेश्चन का भी होगा, जो मैंने बताया था आपको, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचिए कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है, तो मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया बिना प्रश्न पढ़े, ठीक है। और ये ऊपर वाला आपको समझ में आ ही गया होगा। अब 5वें का है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। 5वां प्रश्न है, बच्चों से कैसा संबंध बनता है। तो पतंग उनके सपनों का, अरमानों का एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है। पतंग क्या है, उनकी सपनों का, अरमानों का, इच्छाओं का प्रतीक है, आकांक्षाओं का। जैसे पतंग उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद उड़ती है, उसी प्रकार बच्चों की आकांक्षाएं, उनके सपने भी ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। वे छतों पर उन्मुक्त दौड़ना चाहते हैं, कोई उनको पकड़े ना। उनकी नज़र पतंग पर इस तरह टिकी होती है मानो वे स्वयं पतंग के साथ उड़ रहे हों, ठीक है, ऐसे टिकी होती है। बच्चे अपनी आंखों के सहारे पतंग से ऐसे जुड़ जाते हैं कि जिधर पतंग जाती है वहीं वे दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। बच्चों की इतनी एकाग्रता एवं संलग्नता तथा पतंग के साथ समरूपता को देखकर ही कभी को ऐसा लगता है कि बच्चे स्वयं भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। कभी कह रहा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे स्वयं ही पतंग के साथ उड़ रहे हों, ठीक है। अब 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो 6ठे प्रश्न का आंसर है, पहले का देती हूँ मैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह, यहाँ है ना, दिशाओं को कैसे, मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य यह है कि जब बच्चों के पैर छत पर पड़ते हैं तो उन पैरों की पदचाप मृदंग जैसे ध्वनि करती है, आवाज़ आती है मृदंग जैसे। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। यह ध्वनि बालकों के दौड़ने की दिशाओं से आया करती है, क्योंकि बालक दौड़ दौड़ करके पतंग को उड़ाते हैं और नीचे जो छत के नीचे होते हैं उनको लगता है कि कोई मृदंग बज रहा हो छत पे, ठीक है। अगला है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। जब पतंग, यहाँ दिया गया है ना, जब पतंग सामने हो तो, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए बच्चों को छत कठोर नहीं लगती, उनको छत जो है मुलायम लगती है, ठीक है। उनको ठोस वहाँ छत पे नहीं लगता है, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तन्मयता के साथ पतंग उड़ाने पर है, पतंग पर रहता है, पैरों पर नहीं। कठोरता अनुभूति के आधार पर विदित होती है, जानकारी होती है, और अनुभूति का संबंध मन से है। अनुभूति क्या हो तो मन से, हृदय से होगा, ठीक है। ध्यान पतंग पर होने के कारण उन्हें छत की कठोरता का आभास भी नहीं होता, क्योंकि मन तो उनका पतंग में लगा हुआ, इसलिए उन्हें कठोरता का आभास क्यों हो, बाद में बेशक होगी जब पतंग नहीं उड़ेगा, ठीक है।
अब अगला है, खतरनाक परिस्थितियों को सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। लास्ट है, ये भी है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती। मैं इसका बता चुकी हूँ। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य, ये भी मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकते, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब बताना है लास्ट केवल मुझे, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों का मुकाबला करने में स्वयं को सक्षम पाते हैं। हम इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं कि संघर्ष के बाद अंततः विजय हमें मिलेगी। इतने संघर्ष करने के बाद विजय हमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न का आंसर मैं बता दी हूँ। अब कविता के आसपास है तो इसको आप अपने आप से करना। इसमें आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, इसको आप अपने आप से करना। अब आपकी कविता है जैसे इसमें, इसको भी आपको अपने आप से करना है। ठीक है, अपने आप से करेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारियां भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में मैं आपको जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं कुछ विकल्पीय प्रश्न, वो भी मैं बता देती हूँ अलग से, क्या बनाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। या आप कमेंट करके बताइएगा कि अलग से बना दूं कि इसी में जोड़ दूं। ठीक है, ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।